नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास का इतिहास और विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत को देखेंगे। तो चलते हैं। बाल विकास। बालक के विकास को लेकर विश्व में किसी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं थी। पहली बार 1628 ईस्वी में यानी कि 17वीं सदी में यूरोपियन विद्वान कोमेनियस ने बाल शिक्षा को लेकर स्कूल ऑफ इन्फेंसी शिशु पाठशाला की शुरुआत की। अर्थात मतलब सर्वप्रथम बाल विकास का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन 1628 ईस्वी में यूरोपियन विद्वान थे कोमेनियस। उन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी शिशु पाठशाला की शुरुआत की और लगभग 29 वर्षों तक प्रयास करने के बाद 1657 ईस्वी में इनके द्वारा 2 चित्रमयी पुस्तक रची गई, जिनमें वर्णमाला को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ किसी चित्र का उपयोग किया गया और यह परंपरा आज तक कायम है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूलें हैं या उनमें जो मतलब बुक चलती है ना, उनमें आपने देखा होगा जैसे कैसे कबूतर लिखा हुआ होता है तो उसके पास एक कबूतर जो पक्षी है उसका चिन्ह मतलब चित्र होता है। फिर जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चिन्ह मतलब जो चित्र होता है वो होता है। तो ये ऐसे जो चित्रमय पुस्तकों की रचना कोमेनियस ने की थी। 18वीं सदी में जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी के समय अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा और विभिन्न पत्र पत्रिकाएं में प्रकाशित करवाया। 18वीं सदी में जर्मनी के विद्वान हुए थे पेस्टोलॉजी। उन्होंने 1774 ईस्वी के समय अपने ही पुत्र 3.5 वर्षीय पुत्र था उस पे बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा और उसको मतलब अपने बच्चे के बारे में शुरू से लेके मतलब जहाँ से जन्म हुआ था वहाँ से लेके 3.5 वर्षीय पुत्र हो गया था, मतलब वो पुत्र जो 3.5 वर्ष का हो गया था, तो उन मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा और विभिन्न पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। इनके लेख का प्रभाव जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन पर पड़ा, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बालक के विकास के अध्ययन को गति प्रदान की। 19वीं सदी में प्रचलित विक्टोरिया हरलोक ने पहली बार कहा कि एक बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। विक्टोरिया हरलोक ने पहली बार बोला था कि जो बालक का विकास होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और उनके विचारों से बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना। विक्टोरिया हरलोक के विचार के अनुसार ही बाल मनोविज्ञान था वो बाल विकास बना। विक्टोरिया हरलोक ने भारतीय परिवेश से अमेययु, सुखदेव मुनि और भक्त प्रहलाद की कहानियों को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया और बाल विकास से संबंधित तथ्य दिए। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में बाल विकास आंदोलन शुरू किया तथा बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया। इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। यह क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। एक बालक के गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाएं
में होने वाले विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। बाल विकास क्या होता है कि एक बालक के गर्भावस्था से लेकर बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो वहीं से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन, मतलब कि गर्भावस्था से लेकर और जन्म के बाद में जो अनेक अवस्थाएं होती है उनमें जो परिवर्तन होता है, जो उनका जो अध्ययन किया जाता है, जो परिवर्तनों का, उन्हीं को ही बाल विकास कहते हैं। अब कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी। जैसे बर्क महोदय है, उन्होंने बोला कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोर अवस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। बर्क महोदय ने क्या बोला कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोर अवस्था तक के होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्थाओं से लेकर, वही मतलब बर्क महोदय ने क्या बोला, गर्भकाल, और क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं, जन्म से पूर्व की अवस्थाओं से लेकर जन्म के बाद परिपक्व की अवस्थाओं तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ही बाल विकास है। क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं कि जन्म की पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक है, और बर्क महोदय बोल रहे हैं कि गर्भकाल से ही किशोर अवस्था तक है। एक बालक का जन्म और उस बालक का विकास मूल रूप से वंशक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। वुडवर्थ महोदय, इम्पोर्टेंट, एक तरीके से रीट में आने की संभावना रहती है इसकी, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखे तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में कि बालक का विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। विकास होता है वो वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वंशक्रम क्या होता है? वंशक्रम के यदि बारे में अपन देखें तो वंशक्रम होता क्या है? माता पिता के माध्यम से संतानों में उसके पूर्वजों के जो गुण आ जाते हैं वह वंशक्रम को दर्शाता है। अब वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं वंशक्रम के बारे में, वो देखेंगे। वुडवर्थ महोदय, एक बालक में जन्म के 9 माह पूर्व गर्भ धारण के समय जो गुण मौजूद होते हैं उसे ही वंशक्रम कहते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि एक बालक जन्म के 9 माह पूर्व गर्भ धारण के समय जो गुण मौजूद होते हैं वही वंशक्रम में कहलाते हैं। वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत, वंशक्रम के अनुसार ही जीवन की शुरुआत होती है, वो देखेंगे। एक तरफ तो है माता, दूसरी तरफ है पिता। माता में 46 गुणसूत्र होते हैं और पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जनन कोश होता है, माता की तरफ से तो होता है मातृकोश और पिता की तरफ से होता है पितृकोश। अब जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें अर्ध कोशिकाएं होती है 23, और पिता के गुणसूत्रों में भी 23 अर्ध कोशिका। जब इन दोनों का युग्मन होता है तो 46 गुणसूत्र हो गए, 23 + 23, और एक संरचना बनती है जाइगोट। जाइगोट, और यहीं से जीवन प्रारंभ हो जाता है। और ये एक पूर्ण कोशिका होती है जिसे संयुक्त कोश बोला जाता है, और इसका जो आकार होता है वो सुई के नोक की बराबर होता है। जाइगोट का आकार सुई की नोक के बराबर होता है, और ये एक ही कोश से प्रारंभ होता है, वन कोश, एक कोश से। सर्वप्रथम गर्भधारण के समय माता और पिता की ओर से 23 गुणसूत्रों वाली संरचना जिसे जनन कोश या अर्धकोशिका कहते हैं सहयोग करती है। ये देखो 23 और 23 आके मिल गए और 46 गुणसूत्र हो गए।
माता की ओर से आने वाली इस अर्धकोशिका को मातृकोश और वह पिता की ओर से आने वाली को पितृकोश। मानव जीवन की शुरुआत एक कोश जाइगोट से होती है। शरीर एवं लिंग का निर्माण करने में वंशक्रम की भूमिका क्या रहती है? शरीर और लिंग का जो निर्माण होता है उसमें जो वंशक्रम की जो भूमिका होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, वो देखेंगे। माता एक तरफ है पिता, माता की तरफ से 23 गुणसूत्र, पिता की तरफ से भी 23 गुणसूत्र। इसमें 22 प्लस XX, इसमें भी 22 प्लस XY। अब जो 22 होते हैं वो तो होते हैं काय गुणसूत्र, और जो XX होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। इसमें भी XY लिंग गुणसूत्र और 22 होते हैं वो होते हैं काय गुणसूत्र। अब देखो XX एक लिंग गुणसूत्र है, XY दो लिंग गुणसूत्र है, क्योंकि X एक अलग है Y अलग है। इसमें दोनों समान है तो ये एक ही तरीके की हुई है, ये दोनों अलग अलग प्रकार की हुई है। अब लिंग का निर्धारण कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यह है माता, यह है पिता। माता की तरफ से आई XX, पिता की तरफ से आई XY। अब यदि माता का एक X गुणसूत्र आया, पिता की तरफ से भी एक X गुणसूत्र आया, यदि दोनों XX मिले तो बालिका का जन्म होगा, मतलब लड़की का जन्म होगा। और हम X गुणसूत्र को लंबे बोल सकते हैं और Y गुणसूत्र होता है वो होता है बौना या गोलाकार। परीक्षा में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा गुणसूत्र बौना या गोलाकार होता है, X, XY, Y या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा Y। आगे चलते हैं। यदि माता की तरफ से XI और पिता की तरफ से यदि Y गुणसूत्र मिले तो XY बनेगा और एक लड़के का जन्म होगा, बालक। बालिका दोनों लंबे गुणसूत्र का संयोग से होगी, और बालक कब होगा? जब एक तो लंबा और एक बौना गुणसूत्र का संयोग होगा। अर्थात कि जब दोनों लंबे गुणसूत्र मिलेंगे XX तब तो बालिका का जन्म होगा। यदि X और Y यदि ये दोनों गुणसूत्र मिलेंगे तो बालक का जन्म होगा। अब विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत देखेंगे कि विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत। वंशक्रम को हम आनुवांशिकता से भी ले सकते हैं कि वंशक्रम आनुवांशिकता से भी रिलेटेड होता है। इसका जो वंशक्रम का जो पहला सिद्धांत है वो है बीज कोशों का सिद्धांत। इसका जो दूसरा नाम है वो है जननद्रव्य। इसे अमरता का भी नाम दे सकते हैं, निरंतरता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। पहला सिद्धांत है बीज कोशों का सिद्धांत, जननद्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोशों के सिद्धांत तो जो बीज कोशों का सिद्धांत है उसको हम जननद्रव्य भी बोल सकते हैं, अमरता भी बोल सकते हैं और निरंतरता भी बोलते हैं। बिजमन के द्वारा ये प्रयोग किया गया। इसके जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बिजमैन। प्रयोग किन पे किया? चूहों पर प्रयोग किया था। इनके अनुसार माता पिता से जननद्रव्य संतानों के रूप में निरंतर बना रहता है, यानी माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों के रूप में जीवन अमर है। इसीलिए इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा, सीटेट के अंदर भी एक क्वेश्चन मतलब पेपर में आया था कि अमरता का सिद्धांत क्या है? तो बीज कोशों का सिद्धांत ही अमरता का सिद्धांत है। सेकंड सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग करते हुए सिद्ध किया कि पहले जिराफ की गर्दन ऊंट की गर्दन के समान ही होती थी। लेमार्क ने क्या बोला कि जिराफ की गर्दन पर प्रयोग करते हुए सिद्ध किया कि पहले जिराफ की जो गर्दन थी वो ऊंट के समान ही लंबी हुआ करती थी, लेकिन जिराफ के द्वारा बार बार उपयोग किए जाने के कारण
इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और वर्तमान समय में जिराफ की संतानों के लंबी गर्दन जन्मजात रूप से होने लगी। इसी कारण से समाज में माता पिता की जिस किसी व्यवसाय में विशेष उन्नति को प्राप्त करते हुए कुछ विशेष गुण अपने आप में पैदा कर लेते हैं, ये गुण उनकी संतानों में भी संक्रमित हो जाते हैं। इसी को ही अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। यदि आप किसी चीज का बार बार प्रयोग करोगे तो आपके रूटीन में रहेगी और वो आपको अच्छी तरीके से याद भी रहेगी। उसी प्रकार ये लेमार्क क्या बोल रहा है कि जिराफ की जो गर्दन थी वो ऊंट के समान ही थी, लेकिन जैसे रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे थे वो बहुत ऊंचाई पे थे, तो वो मतलब उनकी जो पत्तियां थी उनको वो कैसे खाए, तो उन्होंने अपनी गर्दन को मतलब पत्तियों के लिए भोजन के लिए ऊपर किया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी गर्दन का उपयोग किया जिससे वो उनकी गर्दन बढ़ती गई और वो ही क्रम उनके बच्चों में चलता आया। इसीलिए अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत बोला जाता है। नेक्स्ट है मौलिक गुणों का सिद्धांत। ये सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया, जो कि चेकोस्लोवाकिया चर्च के पादरी थे। चलते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, देखो, लंबे पौधे लिए और बौने पौधे लिए, इन दोनों का मिश्रण करवाया और औसत संकर मिले। फिर दोबारा इनका मिश्रण करवाया तो 25% लंबे मिले, 50% औसत मिले और 25% बौने मिले। अब इन 50% में भी 50% तो लंबे मिल गए और 50% बौने मिल गए। अब इनकी व्याख्या देखते हैं कि मेंडल ने लंबे पौधे वाले व बौने पौधे वाले मटर के बीजों को एक साथ बोया और फिर उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किए उसमें देखा कि प्राप्त होने वाले अगली पीढ़ी के पौधे संकर या औसत लंबाई के थे और फिर इन बीजों को दोबारा से बोया गया। तब पैदा होने वाली अगली पीढ़ी के पौधों में 50% संकर पौधे थे और 25% लंबे व बौने हो गए थे। और जब बचे 50% संकर बीजों को तीसरी बार बोया गया तो आधे लंबे व आधे बौने हो गए, एक भी संकर नहीं बचा। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने सिद्ध किया, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है, कि प्रत्येक प्राणी में तीसरी पीढ़ी आते आते उनके जन्मजात मौलिक गुण वापस प्रकट हो जाते हैं, जैसे नानी के गुण धोइती में और दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। चौथा सिद्धांत क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब समान मॉडल। सोरेनसन क्या कहते हैं कि सभी प्राणियों में माता पिता के समान ही आकृति वाली स्वरूप प्रतिमान वाली संतानें पैदा होती है, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं वे अपने जैसे संतानों को ही जन्म देते हैं। अब ये तो है नहीं कि जानवरों के तो इंसान पैदा हो जाएंगे और इंसानों को जानवर पैदा हो जाएंगे, मनुष्य को मनुष्य पैदा होंगे, पशु को पशु होंगे और पक्षियों को पक्षी ही पैदा होंगे। तो इसीलिए इसे समान प्रतिमान या समान मॉडल का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा सिद्धांत है विपरीत गुणों का प्रत्यागमन का सिद्धांत। विपरीत गुणों का या प्रत्यागमन का सिद्धांत। कभी कभी संतानों में माता पिता से ठीक विपरीत गुण आ जाते हैं। सोरेनसन ने इस पर विचार देते हुए समर्थन में कहा था कि कभी कभी शारीरिक व मानसिक विशेषताओं में या व्यवहार में संतानें माता पिता से ठीक विपरीत प्रकार के लक्षण प्रकट करती है। जैसे हिरण्यकश्यपु राजा के प्रहलाद का जन्म हुआ था। अब हिरण्यकश्यप राजा था, वो बहुत अत्याचारी राजा था और प्रहलाद एक भक्त था भगवान विष्णु का। तो ये तो क्या था, दुराचारी, और ये क्या था, सज्जनशील। ये अलग किस्म का, ये अलग किस्म का, तो अलग अलग उल्टा हो गया ना, प्रत्यागमन हो गया, इसमें विपरीत गुण हो गए इनमें, इसीलिए विपरीत गुणों का सिद्धांत बोला गया। नेक्स्ट सिद्धांत है असमानता का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी या किसी विशेषता में माता पिता या संतानों में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं जो रंग रूप में कद काठी में होने वाली असमानता को दर्शाते हैं। इस विचार का समर्थन डार्विन एम लेमार्क के द्वारा भी किया गया। इसको समझ सकते हैं कि जैसे माँ बाप लंबे हैं लेकिन उनके जो लड़के और लड़की होते हैं वो कद काठी में छोटे रह जाते हैं, या फिर वो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लंबे बढ़ जाते हैं और उनके माँ बाप कद काठी में छोटे होते हैं। या देखें कि जैसे माता पिता रंग रूप में गोरे हैं लेकिन बच्चे काले हो गए, बच्चे गोरे हैं तो माँ बाप काले हो गए। तो इस कारण ही इस सिद्धांत को असमानता का सिद्धांत बोला जाता है। अब थोड़ा सा वातावरण के बारे में भी देख लेते हैं, वातावरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वातावरण होता क्या है। वातावरण क्योंकि वुडवर्थ की परिभाषा हमने देखी थी पहले, थोड़ी देर पहले, कि वुडवर्थ क्या कहता है कि वंशक्रम विकास होता है वो वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वुडवर्थ के द्वारा क्या बोला गया था, वुडवर्थ के द्वारा कि वंशक्रम होता है ना वो वातावरण और मतलब वंशक्रम वातावरण का गुणनफल होता है, वातावरण इनटू वंशक्रम, ये विकास होता है। देखते हैं वातावरण है क्या। हम जिस परिवेश में निवास करते हैं इस परिवेश के उन सभी कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है वही वातावरण कहलाता है। हम जिस परिवेश में निवास करते हैं इस परिवेश के सभी कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है वही वातावरण होता है। वुडवर्थ वातावरण के बारे में क्या कहते हैं कि हमारे चारों तरफ फैले हुए वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं वही वातावरण कहलाता है। वुडवर्थ बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी तत्व हैं वो हमें जन्म से लेके मृत्यु तक प्रभावित करते हैं तो वो ही वातावरण कहलाता है। जिम्बर्ट के अनुसार, जिम्बर्ट वातावरण के बारे में क्या बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ फैली वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है वातावरण होती है। मतलब कि जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करे वही वातावरण होती है। रॉस महोदय क्या कहते हैं कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों तरफ फैली उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। तो सो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।